नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के खतरे के बीच चुनाव आयोग ने आज पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूरा कार्यक्रम जारी किया है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में चुनाव 14 फरवरी 2022 को होगा। आपको बता दें कि पंजाब में 16वीं विधानसभा के लिए मतदान होगा, तो वही चुनाव आयोग की ओर से 21 जनवरी को नोटिफिकेशन होगा जारी। इसके बाद 28 जनवरी तक नामांकन करने की प्रक्रिया रहेगी और 29 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 31 जनवरी की बात की जाए तो 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 10 मार्च को परिणाम सामने निकल कर आएंगे। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ जानकारी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। देखिए, पंजाब में 16वीं विधानसभा और देखिए 17 मार्च 2022 को ये जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है। पंजाब में 117 सीटों पर एक चरण में चुनाव होगा, जिसका ऐलान आज चुनाव आयोग ने किया है। 21 जनवरी को चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके बाद 28 जनवरी तक नामांकन किया जा सकेगा। Now let us come to the second phase, which is a very important phase. In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in one phase, Uttarakhand in one phase, Goa in one phase. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. And here the issue of notification will be 21st January. Last date of nominations 28th January. Scrutiny of nominations 29th January. And last date of withdrawal of candidature 31st January. And date of poll 14th February, that is Monday. ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी, जानकारी चाहेंगे। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और देखिए, अब जिस तरह से अगर पंजाब की बात करें तो 117 सीटें, 14 फरवरी को वोटिंग होगी, एक चरण में चुनाव होगा, 10 मार्च को रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। सबसे पहले तो जानकारी इसको लेकर क्या कह रही हैं जो पार्टियां हैं, उनका क्या कुछ कहना है पंजाब के अगर चुनावों की बात की जाए तो? की तरफ से चुनाव आयोग की तरफ से आज जो शेड्यूल घोषित किया गया है उसके ऊपर जो है उसका स्वागत किया गया है। और पंजाब में जो है एक चरण में जो है चुनाव किए जाएंगे। 21 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 28 तारीख तक जो है नामांकन होंगे। 29 तारीख को इनकी जांच की जाएगी और 31 जनवरी तक जो है विड्रॉल किया जाएगा। तो जो पोलिंग है वो 14 फरवरी को होगी। फिलहाल अगर पंजाब विधानसभा की बात करें तो इसके अंदर कुल 117 सीटें हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 70 सीटें जो है कांग्रेस के पास हैं और उसके बाद मुख्य विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी है, जिसके पास 20 जो है सीटें हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल जो 2017 में सत्ता से बाहर हुई थी उसके पास 15 सीटें हैं और बीजेपी के पास 3 और 2 सीटें, एक क्षेत्रीय दल जो लोक इंसाफ पार्टी है उसके पास 2 सीटें हैं। तो फिलहाल स्थिति ये है। और अभी अगर हम चुनाव की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी लगभग 117 में से करीब 112 सीटों में उन्होंने प्रत्याशी घोषणा कर चुकी है। वहीं शिरोमणि अकाली दल और बसपा गठबंधन भी जो अपनी घोषणा कर चुका है। फिलहाल अगर सीटों की बात है तो कांग्रेस और बीजेपी का जो गठबंधन है उसकी तरफ से जो है अभी तक सीटों का अनाउंस नहीं किया गया और जल्द ही इस पर टिकटों की अनाउंसमेंट हो जाएगी। बिल्कुल। और ओपी, एक और अहम चीज ये भी, जैसे चुनाव आयुक्त की तरफ से कहा गया इस बार जो बूथ्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाया गया है, क्योंकि जिस तरह से हम कोरोना लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने पैर पसार रहा है और तमाम जगहों पर अगर हम बात करें कि जो संख्या है वोटिंग करने जो लोग पहुंचेंगे पोलिंग बूथ्स पर, उनको कम करने की कोशिश की गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके और प्रोटोकॉल भी यहाँ पर मैनेज किया जा सके। देखिए, अगर चुनाव की बात करें, चुनाव आयोग की तरफ से कोरोना की जो तीसरी लहर उसको देखते हुए तमाम तरह के प्रबंध जो किए गए हैं। पंजाब में कुल 15 जगहों पर करीबन 25,000 जो है वो बूथ जो है वो बनाए जाएंगे और पिछली बार के मुकाबले करीबन 1,500 बूथ जो है वो ज्यादा है। इसके अलावा हर बूथ के ऊपर जो है हर तरह की फैसिलिटी, जिसके अंदर व्हील चेयर, रैंप और सभी जो पोलिंग बूथ हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर बनाए जाएंगे और कुछ ऐसे पोलिंग बूथ होंगे जो केवल महिलाओं द्वारा भी जो है संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा काफी तमाम तरह के जो है वो प्रबंध
किए गए हैं कोरोना की, जो चुनाव आयोग चुनाव के कार्य में जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं उन सभी को जो है वो कोरोना वॉरियर जो घोषित किया गया है, सबको जो दोनों डोज अनिवार्य की गई है, इसके अलावा जिनको दोनों डोज लग चुकी है उनको जो है बूस्टर डोज भी जो है दिया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। ओपी आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और रुख अगली अहम जानकारी का करेंगे। देखिए, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने को लेकर बीजेपी की ओर से लगातार बयान दिए जा रहे हैं और उसी को लेकर उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये कहा है कि कांग्रेस सरकार को मंत्री पदों की लालसा नहीं है, हम तो पंजाब को सुरक्षित रखना चाहते हैं। राज्य में पिछले 2 दिनों से राष्ट्रपति शासन लागू करने की चर्चा चल रही है और चर्चाओं पर रंधावा ने ये कहा है कि केंद्र सरकार को पंजाब को बर्बादी की तरफ नहीं धकेलना चाहिए। पंजाब पर केंद्र और बीजेपी दोनों को रहम करने की जरूरत है। और इसी के साथ रंधावा ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री चन्नी ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधान सचिव और पीए को कोविड हो चुका था। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से बातचीत करके इस बात की अनुमति ले ली थी कि प्रधानमंत्री के सरकारी कार्यक्रमों में वो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की तरह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से जुड़ेंगे। अगर पंजाब पुलिस के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं तो वो इस बात की भी मांग करेंगे कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को लेकर भी जांच होनी चाहिए। और वहीं पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के बाद चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यूपीएससी से प्राप्त पैनल के विचार के आधार पर आईपीएस वीरेश कुमार भावरा को पंजाब का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। वीरेश कुमार भावरा 3 महीने में तीसरे डीजीपी बने हैं। आपको बता दें कि भावरा 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और संघ लोक सेवा आयोग ने नई दिल्ली में एक बैठक की थी जिसमें इस शीर्ष पद के लिए 3 अधिकारियों को सूचीबद्ध किया गया था। भावरा के अलावा पूर्व पुलिस प्रमुख दिनकर गुप्ता और 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रबोध कुमार भी इसमें शामिल थे, जिसमें से वीरेश कुमार भावरा को नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। वहीं 5 जिलों के एसएसपी को जांच कमेटी ने तलब करने का नोटिस जारी किया है। बहुत जल्दी अब ये 5 एसएसपी जांच कमेटी के आगे तलब होंगे। इन 5 एसएसपी की सुरक्षा की जिम्मेदारी की वो रिपोर्ट हाथ लगी जिसमें किन किन अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया था। इस लेटर के बाद जांच करने आई टीम ने 5 जिलों, जिसमें आपको बता दें कि मोगा, तरनतारन, मुक्तसर साहिब, इसी के साथ ही फरीदकोट, फजिल्का के एसएसपी को तलब करने के लिए बुलाया गया है। एमएचए की टीम बीएसएफ हेड कटार से निकल चुकी है और सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी भी कि करीब 150 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। और वही चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी भले ही दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी, लेकिन मेयर पद पर उसने कब्जा जमा लिया है। शनिवार को बीजेपी की सरबजीत कौर ने मेयर का चुनाव 14 पार्षदों के समर्थन से जीत लिया। कुल 28 वोटों में से आधे वोट हासिल करके बीजेपी को ये बड़ी सफलता मिली है। चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षद हंगामा करते हुए दिखाई दिए। आपको ये भी बता दें कि चुनाव परिणामों में आम आदमी पार्टी को 14 सीटें मिली थी और बीजेपी 12 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर थी। वैसे में आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने गड़बड़ी करके मेयर पद हासिल किया है। आम आदमी पार्टी ने अब मांग की है कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद का चुनाव अब बैलेट पेपर की बजाय हाथ खड़े करवाकर कराया जाए। बीजेपी की सरबजीत कौर के चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जमकर हंगामा काटा, यहां तक कि मेयर की कुर्सी की ही घेर कर बैठ गए। इसके बाद पुलिस को बुलाना पड़ा, जिसकी मदद से आम आदमी पार्टी पार्षदों को हटाया गया। चलिए बढ़ते आगे और रुख अगली खबर का करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निजी अस्पतालों और जिन्हें एचएसवीपी की ओर से अलग अलग शहरी क्षेत्रों में जमीन आवंटित की गई, आपको बता दें कि गरीबों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। यह अस्पताल अब
बीपीएल या फिर हरियाणा सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित मरीजों का इलाज किया जाएगा। यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े अलग अलग अस्पतालों से ऐसे मरीजों के इलाज के संबंध में विस्तृत जानकारी ली और इसी के साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। मुख्यमंत्री ने ऐसे अस्पतालों के उच्च अधिकारियों को वास्तविक डाटा का रिकॉर्ड रखने और बिल और दूसरे सहायक दस्तावेजों के साथ सभी आवश्यक विवरण पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहले गरीबों के लिए सुपर स्पेशलिटी निजी अस्पतालों से बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करना संभव नहीं था, लेकिन अब वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से निजी अस्पतालों में इलाज करवाना संभव हो पाया है। ज्यादा जानकारी के साथ ओपी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी का रुख करेंगे। ओपी, जानकारी चाहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पोर्टल लॉन्च किया और इस दौरान वहां पर जो लोग थे उनकी समस्याओं को भी सुना, समाधान भी किया, क्या कुछ अहम रहा? हरियाणा में लंबे समय से जो है बीपीएल और जो सरकार के क्लास 4 कर्मचारी उन सबको जो है कैशलेस मेडिकल की सुविधा दी जा रही है। तो उसके साथ एक मॉनिटरिंग पोर्टल की जरूरत जा रही थी, क्योंकि लोगों को अपना इलाज करवाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था और काफी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इसी के चलते जो है हरियाणा सरकार ने एक जो है वेब पोर्टल तैयार किया है और इसके बाद जो है इस वेब पोर्टल के जरिए पर जो भी है कहीं पर भी आप इलाज करवाते हो और सरकार का आई कार्ड वहाँ पर जाके दिखाते हैं। उसके बाद संबंधित अस्पताल इलाज करने वाला जो अस्पताल है वो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करके और जो भी इलाज होगा, जो इलाज समय समय उनका दिया जाएगा, जो भी दवाइयाँ उनको दी जाएंगी और उनका जो भी बिल बनेगा वो सरकार के पास जो अपने आप पहुँचता रहेगा। तो इसके बाद इसका मतलब इसका मेन फायदा होगा कि सरकार का जो पैसा जो एक निःशुल्क इलाज इनका किया जाता है उसके अंदर इनको बेनिफिट होगी। बिल्कुल ओपी, सीधा सीधा फायदा और इलाज तो लोगों तक पहुंचेगा ही, लेकिन ये जो पोर्टल जिसकी लॉन्चिंग सीएम द्वारा की गई है, थोड़ी जानकारी उसको लेकर भी दीजिए। किस तरह से इस पोर्टल तक लोग पहुंच पाएंगे, क्या वेबसाइट होगी, किस तरह से काम करेगा ये पोर्टल, लोगों तक कैसे बेहतर सुविधाएं पहुंचाएगा, लोग कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, ये जानकारी ओपी। देखिए, दरअसल जब भी हरियाणा के अंदर कैशलेस की सुविधा जो बीपीएल और या फिर क्लास 4 कर्मचारी मिलते तो उसके लिए है हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ हॉस्पिटल्स को इम्पैनल किया गया, यानी कि उन अस्पतालों को कुछ मान्यता दी गई है और संबंधित अगर वो किसी भी सरकारी अस्पताल से रेफर होके उन अस्पतालों में अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो वो जब अपना आई कार्ड वहाँ से दिखाएंगे तो उस पोर्टल के ऊपर जो संबंधित अस्पताल है उनको रजिस्ट्रेशन, उनकी जो डिटेल्स है वो उसको भेजेंगे। के साथ ही जो कर्मचारी अधीक्षक है उनको भी जो अपने संबंधित विभाग है उसको भी एक सूचना देनी होगी। तो दोनों के पास जो है एक विभाग और अस्पताल दोनों और के पास जो वो सूचना अपनी ऑटोमेटिकली जो पहुंच जाएगी और उसके बाद जो विभाग है उसका वो वेरिफिकेशन करवा के अपनी जो डॉक्टर की मानसों की सरकार ने किसी भी दवा या किसी भी टेस्ट का एक निर्धारित रेट तय किया हुआ, उस रेट से ज्यादा लिया जाता तो शायद तो उसका जो है वो भुगतान नहीं किया जाएगा। इससे जो सरकारी पैसे जो दुरुपयोग होता था कि फर्जी बिल बन जाते थे या वो था, तो उसमें जो वो दिक्कत आएगी। अब ये भी पता लगेगा कि जिस दिन मरीज अपने इलाज के लिए उस हॉस्पिटल में गया था क्या उस दिन वो ड्यूटी पर था या नहीं था, इस तरह की तमाम बातें हुई जो वो पता चलेगी और कैशलेस में जो धांधलियों इसकी अक्सर जो शिकायतें आती थी उन पर जो है वो रोक लगाने में मदद मिली। चलिए ठीक है ओपी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.